वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, जब मैं 1969 में इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहा था, मुझे ये नहीं पता, शायद उस समय कांग्रेस की सरकार रही होगी, तो यूपी में, तो जिस सेंटर से मेरी परीक्षाएं इंटरमीडिएट की चल रही थी, वहाँ पे मास कॉपिंग हुई। और चूंकि मैं टॉपर की श्रेणी में आता था, इसलिए मैंने उस कॉपिंग प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया। और अल्टीमेटली हुआ क्या कि जब रिजल्ट्स आए तो पता चला पूरे सेंटर का मास कॉपिंग रिपोर्टेड था। तो सबके मार्क्स में 100% स्टूडेंट्स में 50 या 60 मार्क्स का स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कि कितने मार्क्स का डिडक्शन हुआ था, बट उसके चक्कर में हुआ क्या कि जो सेकंड डिविजनर्स थे वो सब फर्स्ट डिवीजन में आ गए, और मैं फर्स्ट डिविजनर था, तो मेरा 1 नंबर से फर्स्ट डिवीजन रुक गया। उसके बाद उन दिनों जो आसपास के इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, बीएचयू था और मोतीलाल नेहरू प्रयागराज में था, तो इन दोनों पे मार्क्स के आधार पर एडमिशन होता था। तो चूंकि मेरा फर्स्ट डिवीजन नहीं आया था, तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ। अल्टीमेटली आई हैड टू ऑप्ट फॉर बीएससी पार्ट 1। बीएससी करना पड़ा मुझे 1 साल, लेकिन नियत ने कुछ लिख रखा था। तो 1 साल बाद मैंने जब रुड़की का एंट्रेंस दिया, तो उसमें मेरी सेकेंड पोजीशन ऑल ओवर इंडिया में आ गई एंट्रेंस में, एंड दैट इज़ हाउ इट ऑल हैपेंड। तो विषय ये है कि उस दौर में भी कॉपिंग होती थी। उसके बाद जब मेरा लड़का हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं देने लगा, तो उस समय यूपी में चीफ मिनिस्टर राजनाथ सिंह हुआ करते थे, तो बिल्कुल नकल नहीं होती थी। चीफ मिनिस्टर क्या, वो एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। तो कहने का मतलब ये है कि हम 21वीं शताब्दी में आ पहुँचे, और अभी भी हमारे सामने ये नकल की और पेपर लीक की मामले आए हैं। अब देखिए, जैसे नीट परीक्षा पे इतनी चर्चा हो गई, मैं उसकी पॉलिटिक्स में तो नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आई टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन लेके आना चाहिए। अब 21वीं शताब्दी में हम आईटी में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर 20 लाख लड़के परीक्षा दे रहे हैं, तो कम से कम 1000 सेट ऑफ पेपर्स बनाए जाए, क्वेश्चन पेपर्स, और उन 1000 सेट्स को मिक्स कर दिया जाए। हर सेंटर पे किसी को पता ही ना हो कि कौन सा पेपर उनको मिलने वाला है। तो 21वीं शताब्दी में जब आईटी इतना डेवलप हो चुका है, तो उसमें पेपर लीक और कॉपिंग, हर लड़के को पेपर अलग अलग मिल जाएगा, कहाँ से नकल मारेगा वो? और पर्चा अगर आउट भी करता है तो उसे ये पता ही नहीं कि कौन सा पेपर उसको मिलने वाला है। तो मेरी समझ में जब हमारे यहाँ इंजीनियरिंग में और ख़ासतौर से कंप्यूटर साइंस में इतना विकास हो चुका है, तो क्या हम ऐसे सॉल्यूशंस लेकर के नहीं आ सकते जो फुल प्रूफ हो? दूसरी बात, जब हमारे पास एक समस्या ये आ रही है कि सरकारी नौकरियां संकुचित होती जा रही हैं और डिमांड बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट सेक्टर का अपना एक अलग है। प्राइवेट सेक्टर भी इस पैटर्न पे काम कर रहा है कि कम से कम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सामने खड़ा है, कंप्यूटर्स डिजिटाइजेशन हो ही चुका है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो प्लानर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको इस चीज़ पे सोचने की ज़रूरत है कि वेयर वी कैन क्रिएट जॉब्स। अब ज़रा सोचिए, आईएएस के बारे में ही सोचिए। जब अंग्रेज यहाँ से गए थे 1947 में, तो उस समय जो हमारा प्रशासनिक ढांचा था, जितने ज़िले थे, वो ज़िले जस के तस बने हुए हैं, बहुत कम परिवर्तन हुआ है। जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से प्रशासन करना, पुलिसिंग करना
भले ही इसके एवज में थोड़ा टैक्स लगा दे गवर्नमेंट, लेकिन हमारी जो प्रशासनिक सेवाओं में, पुलिसिंग में, डिफेंस में, इन सब में क्यों नहीं हम डबल कर सकते नौकरियों को? इस पर विचार होना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो प्लानर्स हैं उनको ये सोचना है कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन क्रिएट जॉब्स रादर देन इट ईट्स अवे द जॉब्स। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, हालांकि ये विषय में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन फिर से एक थोड़ी सी ग्लिम्स डालता हूँ उस पर। देखिए, हमारा जो शुरू से ही हमको पढ़ाया जाता था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, बड़ी अच्छी बात है। और ये अब जा कर के हमको वाकई पता चला कि भारत की जो एरेबल लैंड है, कृषि योग्य क्षेत्रफल, वो विश्व में सबसे नंबर 1 पर है। चाइना हमसे पीछे है, यूएस पीछे है, ब्राज़ील पीछे है। उसके बावजूद, और सबसे बड़ी बात कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की तुलना में हमारे यहाँ 3 मौसम होते हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात, और तीनों मौसम में हम कुछ न कुछ खेती कर सकते हैं। लेकिन खेती का हमने वो हाल कर दिया कि हमारी पूरी की पूरी फार्म लेबर भाग करके सिटीज़ में चली गई अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। बम्बई, कलकत्ता, पुणे, मद्रास, अहमदाबाद, सूरत, बहुत सारी जगहों पे। तो उसका कारण क्या है? कारण ये है कि खेती में जो आय होती है वो श्रम के अनुपात में उतनी अच्छी नहीं होती कि किसान का खर्चा खेती से चल जाए। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप खेती करोगे ही नहीं तो आपका फूड प्रोडक्शन ही डाउन चला जाएगा, या आप फूड एक्सपोर्ट के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो मेरा सुझाव जो है इन ब्यूरोक्रेट्स को, पॉलिटिशियंस को और प्लानर्स को, वो ये है कि हमें फार्म लेबर को छोटे छोटे टूल्स, देखिए हमने ट्रैक्टर बना दिया बड़ा बड़ा 50-60 पावर का, जो इतना डीजल खा जाता है, और वो ट्रैक्टर खेतों में न चल करके सड़कों पे ट्राली ढोने का काम कर रहा है। तो मेरा सुझाव ये है कि अगर चाइना को देखें आप, तो उन्होंने छोटे छोटे टूल्स, निकाई के, गुड़ाई के, घास निकालने के, बीज डालने के, प्लाइंग के छोटे छोटे टूल्स बना रखे हैं। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उन टूल्स को ऐसा बना दिया जाए कि रिमोट से भी वो टूल्स हमारे खेतों में काम कर सके, इस पे काम करने की ज़रूरत है। हमारे जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, आईएसटी प्रोफेशनल्स, इन सबको मिल के इस पे काम करने की ज़रूरत है कि जिस क्षेत्र में हमारे पास संभावनाएं हैं। मैं अभी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में तो हम बहुत पीछे रह गए हैं। लेकिन एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो हमारा कंट्रीब्यूशन 15-16% पे आ गया है जीडीपी में, उसको निश्चित तौर पे हम 25-30% तक ले जा सकते हैं, बशर्ते हम एआई और स्मार्ट टूलिंग, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके, डिजिटाइज करके ऐसे टूल विकसित करें जो हो सकता है कि बैटरी से इलेक्ट्रिक पावर हो सके, 1 हार्स पावर, 2 हार्स पावर के टूल्स बनाएं। तो इस पे काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमें अपने जिलों को छोटा करने की ज़रूरत है। बल्कि मैं तो यहाँ तक सोचता हूँ कि 1947 में जो तहसील की पॉपुलेशन थी, बल्कि कहिए कि ज़िले की जो पॉपुलेशन थी, उतना तहसील की पॉपुलेशन हो गई। तो मैं तो ये कहूँगा कि एक कलेक्टर हर तहसील में बिठा दो, और इतनी बड़ी कोठी बनाने की ज़रूरत नहीं। आजकल तो पोर्टेबल बिल्डिंग्स के ऐसे ऐसे मटेरियल आ गए हैं, जिसमें मैं भी काम कर रहा हूँ, कि 2 महीने में कम मकान बना दो आप, और बहुत सस्ते। तो इस पे सोचने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि पार्लियामेंट में दुनिया भर का फालतू डिस्कशन करने के। लेट अस डिस्कस हाउ टू क्रिएट जॉब्स। ये कहना कि हमको इतने जॉब मिलने चाहिए, उनको इतने मिलने चाहिए, आरक्षण, ये सब डिस्कस करने के बजाय डिस्कस ये हो कि हाउ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जॉब्स, हाउ टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट। तो इन्हीं बिंदुओं के साथ मैं सुबह का आपको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। आप मैंने देखिए कभी भी ये नहीं कहा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या शेयर करो, लेकिन फिर भी जो ख़ास तौर से युवा वर्ग है 18 से 30-35 साल का, उसने बहुत हमको लाइक किया है, बहुत उन्होंने हमारे लेक्चर्स को सुना है। इसके लिए
हम युवा वर्ग को धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।